बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं जनाब अबुल हसनात साहब, कानूनदान हैं, हमारे उस्ताद भी हैं। और हमने आपके साथ पढ़ा था, करारदाद मकासद पिछली दफ़ा पढ़ी थी, जी तो इस दफ़ा इंशाल्लाह अब आगे लेके चलते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स, इसका मैंने तारुफ पिछली दफ़ा करवाया था कि जो पहला पार्ट है वो तो इंट्रोडक्टरी है, उसके बाद सेकंड जो है उसमें फंडामेंटल राइट्स और जो प्रिंसिपल पॉलिसीज़ हैं वो आती हैं सारी। और उसके बाद जो पार्ट 3 है उसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, वफाक का जो सारे मामला हैं वो आते हैं। फिर जो फोर्थ पार्ट है उसमें प्रोविंसेस आते हैं, 4 सूबे किस ज़माने में थे, अब तो ज़रा ऊपर नीचे हैं मामला। तो चौथा जो पार्ट है वो सूबों का है। फिर पांचवा जो है वो सूबों और वफाक के दरमियान ताल्लुकात का, रिलेशंस बिटवीन प्रोविंसेस एंड फेडरेशन। फिर छठा जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। सातवां जो है वो अदलिया से रिलेटेड है। आठवां फिर इलेक्शन से रिलेटेड है। और नौवां इस्लामिक प्रोविजन से रिलेटेड है। और 10वां जो है वो एमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है। फिर जो 11th इसका पार्ट है वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब सारी बातें हैं। और फिर आखिरी जो है वो मिसलेनियस है। जी अच्छा जी, अब पार्ट 2 की तरफ हम चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। इसमें जो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है वो एक दफ़ा दोबारा आ रही है और फिर आगे फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 7 है, इन दिस पार्ट अनलेस the context otherwise requires, the state means the federal government, वैसे शूरा, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess। यानी कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, सूबाई असम्बली, वफाकी असम्बली, जो भी पार्लियामेंट सब, इसके अलावा कोई भी ऐसी मकामी हैत हाय मजाज, कोई भी ऐसी जिसको कानून ने ये अथॉरिटी दी है कि वो टैक्स यानी महसूल चुंगी वगैरह लगा सकता है, तो वो स्टेट के लाएगी। यानी कि स्टेट की अब एक लिहाज से इस प्रीटेक्स्ट में, वैसे इंटरनेशनल लॉ में स्टेट की क्या डेफिनेशन है वो एक अलग बहस है, लेकिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जब इस वर्ड को यूज करेंगे, इस जो ये हमारा पार्ट है ना, इन दिस पार्ट में स्टेट की डेफिनेशन ये आएगी। अच्छा, इन दिस पार्ट में, हाँ, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट ठीक है, यानी कि पूरे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, इसमें ये आएगी। फंडामेंल राइट्स की जब हम बात कर रहे हैं, फिर ये तो स्टेट का फंडामेंटल राइट देना हर प्रोविंशियल असेंबली का काम है, हर उस इदारे का काम है जो टैक्स लगाता है। ठीक, टैक्स भी पैसे लेने ना, अख्तियार दिया टैक्स का, उसको फिर फंडामेंटल राइट्स का पाबंद करार दिया। ठीक है जी। अब आगे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें आर्टिकल 8 है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। पहले सबसे फंडामेंटल राइट्स बताने से पहले ये बताया जा रहा है कि जो भी इन सारे जो राइट्स हैं, इनके खिलाफ जो कवानीन है वो सारे वो खत्म तस्वर किए जाएंगे। सब आर्टिकल 1 है, एनी लॉ और एनी कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, यानी कि सिर्फ कानून नहीं, कोई रसूम और रवाज भी जिसको जो कानून का दर्जा रखते हैं। ठीक है, कानून का दर्जे की डेफिनेशन ये है कि हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, हाँ, फोर्स ऑफ लॉ, जो नाफिज जो कानून का दर्जा रखते हो। हर एक कस्टम तो नहीं ना, कस्टम तो ना प्रैक्टिसिंग, जो कोई बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, अगर कोई कई दफा प्रैक्टिस करते करते भी कानून बन जाता है। हाँ, और सारे उस पर करना, सारों पर वो करना लाजिम हो जाता है और वो बाय फोर्स उन्हें वो करना होता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो होगी, इन सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स conferred by this chapter shall to the extent of such inconsistency be void। कि जो भी इस तरह के कानून होंगे, सारे नहीं होंगे खत्म, सिर्फ जो हिस्सा इन फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होगा, सिर्फ उसी को वॉइड कहेंगे। बाकी ये नहीं कि सारा कानून करता होगा। ठीक है, सही। The state shall not make any law which takes away or abridges the rights so conferred, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of such contravention be void। वो तो था कि कोई कस्टम या कोई लॉ पहले, अब अगर स्टेट ने नया कोई कानून बनाना है और वो इससे डिफरेंट है, तो वो जिस हद तक वो इनडिफरेंट है वो उतना ही, यानी कि कोई भी कौमी असम्बली एक कानून पास करती है तो अदालत ये करार दे सकती है कि आपकी इस ये हिस्सा, हाँ, आपके बिल में ये जो हिस्सा है ये बुनियादी हुकूक के खिलाफ है, आप इसको बाहर निकालें, चेंज करें। अगर वो ना भी चेंज करें तो जब तक उसने कह दिया कि ये आपके कानून से मुतसादिम है, जो आपके फंडामेंटल राइट है, तो वो खत्म हो गया हिस्सा। वो समझे नाफिज हुआ, अगर बाकी बिल नाफिज भी हो गया, हाँ, हो भी गया, तो वो उससे किसी भी अदालत में वो कोई एक सेक्शन है, वो एक चैप्टर है, वो व्हाटएवर, कोई डेफिनेशन है, कोई वर्ड भी है, जो भी है, वो खत्म। ठीक। The provisions of this article shall not apply to, अब उससे एक्सेप्शन नहीं करेंगे, any law relating to the members of armed forces or of the police or of such other forces as are charged with the maintenance of public order,
नहीं, कोई भी कानून जो अमन आमा कायम रखने की जिम्मेदार जो है आर्म फोर्सेज है, पुलिस है और जो भी होंगी, उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं, फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज और द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम, या तो उनके फ़राइज़ की सही तौर पर अंजामदही या उनके अंदर नज़्म व ज़ब्त कायम रखने से मुतल्लिक हो। यानी कि इसमें वो दोनों चीज़ें आ गई कि ये इनमें आ गई ना दोनों, कि अगर कोई ऐसा लॉ बनता भी है फॉर टाइम बिंग जिसमें आपको ये नज़र आता है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है, तो वो उन फोर्सेस के लिए वो एप्लीकेबल हो सकता है, आप उनको नहीं खलत कर सकते, क्योंकि उनका काम ऐसा सेंसिटिव है कि उन्होंने पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लिबर्टी, यानी आपका राइट है कि आप आज़ाद रहें, कोई आपको डिटेन ना कर सके, लेकिन कैद ना कर सके, लेकिन पुलिस कैद करती है ना, वो फिर वो अब हम कहेंगे जी वो उसका तो कैद करना गलत है, वो भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा, ऐसा नहीं है। देखें, इसलिए वो जो आर्टिकल 4 है ना, वो सबसे अबव है, वो भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ ही होगा। लेकिन बरकब आप ये इस ग्राउंड पे नहीं आ सकते कि जी देखें वो मेरा तो राइट था लिबर्टी का, इन्होंने मुझे क्यों पकड़ लिया। तो हम कहेंगे जी देखें, अब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, एक लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, सिस्टम चलाना है, आप अंडर लॉ हैं। हाँ, अगर आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल तरीके से उन्होंने किया, इवन अरेस्ट करने के भी रूल्स हैं, अरेस्ट करने का भी एक कानून है, ठीक है जी। इसलिए यहाँ जो लिखा ना कि प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शन, हाँ, यानी कि उन्होंने अपने फराइज जो अदा करने हैं उस दौरान मुझे कर सकते हैं, आपको पकड़ सकते हैं, आपके राइट्स के खिलाफ काम हो सकता है, लेकिन वो भी प्रॉपर डिस्चार्ज इन अकॉर्डेंस विद लॉ, वो सुप्रीम है। जो आर्टिकल 4 है ना, वो समझ लें इन सब जो ये चैप्टर है ना, पूरा ये पार्ट है, इससे वो अबव है, चैप्टर नंबर 1 हर बंदे के साथ कानून के मुताबिक हाँ होगा, कानून के मुताबिक। अगर नहीं भी राइट दिया तो उस वक्त भी कानून के मुताबिक डेल्ट होगा, अनलॉफुल तरीके से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और जो दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम, इसमें मतलब कि उनके बाहमी आपस में नज़्म आपस का, हाँ, आपस में डिसिप्लिन या फोर्सेस को मेंटेन करना, फोर्सेस को जैसे उनकी ऐसे समझ लें आपके, उनकी अपनी तरबियत, उनकी अपनी नज़्म व ज़ब्त, उसमें भी उस दौरान अगर ट्रेनिंग के दौरान उनको रखा है कि यार उन्हें घर नहीं जाना इतने दिन के लिए, और हाँ ये क्योंकि इसमें ट्रेनिंग हो रही है ना उनकी, ट्रेनिंग में वो इस तरह का कुछ भी लॉ हो। अच्छा, एनी ऑफ द लॉज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट स्केड्यूल एज इन फोर्स immediately before the commencing day or as amended by any of the laws specified in that schedule। अब जो फर्स्ट स्केड्यूल का वाला दिया गया है वो आखिर में लगाया हुआ है कि भी फर्स्ट स्केड्यूल में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो इससे एग्जम्प्ट होंगी, अब तक जो नाफिज़ अमल थी। अब जो फर्स्ट स्केड्यूल में जो लॉज आ रहे हैं उसमें सीडिंग स्टेट ऑर्डर है, प्रॉपर्टी ऑर्डर 1961 का, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर 1972, लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशन 1972, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी रेगुलेशन और सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1974, इस तरह की चीज़ें। फ्लोर मिलिंग कंट्रोल एंड डेवलपमेंट एक्ट है, कॉटन गिनिंग कंट्रोल एंड डेवलपमेंट एक्ट, ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि ये बुनियादी हुकूक से आज़ाद हैं ये चीज़ें, यानी कि हाँ, ये उन्होंने जो है ना, ये लैंड से मुतालिक जो एक्ट्स हैं ये पहले से ही इनेक्टेड हैं, तो उनको उन्होंने उससे एग्जम्प्ट कर दिया इस सेक्शन के। नहीं, ये तो अजीब बात है कि इतने सारे एक्ट तो आपने उससे एग्जम्प्ट कर दिए। ये जो फर्स्ट शेड्यूल जो अटैच है ना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, इसमें जो लॉज की लिस्ट है ना, ये लॉज ऐसे हैं जो डायरेक्ट स्टेट को एम्पावर करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा लॉ जो स्टेट की एम्पावरमेंट को कम करे वो यहाँ पे उन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया। इनमें बहुत ज़्यादा लॉज हैं, इसमें मिनरल्स एक्ट है और इसके अलावा मिनरल्स एक्ट का मतलब ये है कि जो मिनरल्स है ना, मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी प्रॉपर्टी में कोई मिनरल निकल आती है, और निकल आता है, सोना निकल आता है, तेल निकल आता है तेल निकल आता है, तो वो अब ये कहेगा कि तेल का मालिक मैं हूँ, ऐसा नहीं है, स्टेट उसकी मालिक है। हालांकि अब आप कहेंगे जी मेरा तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, मैं तो फंडामेंटल राइट रखता हूँ प्रॉपर्टी का, लेकिन वो जो ये शेड्यूल में जो एक्ट दिए हुए हैं वो ये है कि चाहे आपको सारे राइट्स हैं, लेकिन उन राइट्स की भी एक हदूद है, उनके एक ख़ास हद से ऊपर अगर वो राइट है, उसमें कोई ऐसा बेनिफिट निकल आता है, यानी बेनिफिट गोज टू, किसी की ज़मीन है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर में से नहर गुजर रही है, आप उसमें से ना जो, हाँ, नहर गुजर रही है, अब उस नहर में जो है ना वो आप जो है वो उसको बंद कर देते हैं, फर्ज करें दूसरों को नहीं देते, दूसरों को नुकसान होता है, तो ये अब ड्रेनेज एक्ट आ गया ना, तो ये मना है, तो आप एक हद तक उससे फ़ायदा ले सकते हैं, आप अनलिमिटेड फ़ायदा स्टेट का ही है सिर्फ, आप वहाँ पे अपनी फंडामेंटल राइट को क्लेम नहीं कर सकते। सही है। ये मुझे याद आ रहा है ज़ैतुल के ज़माने में किसी तरह केस में उनके पास आया कि एक बंदा जो है वो शिकायत दूसरे बंदे के लिए लेकर आया कि इस बंदे ने जो है वो नहर आ रही थी मेरी ज़मीन तक, तो इसने उसको बंद कर दिया,
और मैंने हालांकि इसको ये कहा था कि अगर वो आने देता है तो इससे मेरी भी ज़मीन को फ़ायदा होगा, तो इससे जो इसकी जो नहर है वो उसका भी जो भी खर्चा इसका मामला था उसमें मैं शेयर करता हूँ या जो भी। तो उस बंदे ने कहा भी मेरी ज़मीन है, मैं इजाज़त देता हूँ कि नहीं देता, ये मेरी मर्ज़ी, ठीक है ना, मैं नहीं इजाज़त देता कि वो मेरे इधर से गुजरे इसके तक जाए। तो उस पर फिर तुमने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा हक जो है वो एक हद तक है, जब दूसरे का हक जो है एग्जैक्टली यही बात करना चाह रहा हूँ, यानी कि जो एक कलेक्टिव हक है, कलेक्टिव राइट्स हैं वो नहीं। चलिए आगे, अदर लॉ स्पेसिफाइड इन द पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड नो सच लॉ nor any provision thereof shall be void on the ground that such law or provision is inconsistent with or repugnant to any provision of this chapter। वो उसको एक्सेप्ट कर दिया। हाँ, यानी कि वो फर्स्ट शेड्यूल के लॉज इस पर तब्दील नहीं हो सकते। लेकिन notwithstanding anything contained in the paragraph B of the clause 3 within a period of 2 years from the commencing day, the appropriate legislature shall bring the laws specified in part 2 of the first schedule into conformity with the rights conferred by this chapter। वो भी एक लिमिटेड था ना, ये जो इस्तिस्ना था ये में लिमिटेड है 2 साल का, उसके बाद उनको भी चेंज किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल के भी जो पार्ट 2 में जितने भी हैं सारे उनको चेंज करके इसके 2 साल के अंदर इंसानी हुकूक के मुताबिक उसको ढाला जाएगा, इस पूरे चैप्टर के मुताबिक। Provided that the appropriate legislature may by resolution extend the said period of 2 years by a period not exceeding 6 months। यानी कि जो भी कानून साज इदारा है जैसे पार्लियामेंट फर्ज करे तो वो 2 साल की उसे लिमिट दी है ना, तो ज्यादा 6 महीने इसमें एक्सटेंड कर सकता है, 2.5 साल तक उसे करना ही करना। इसकी एक्सप्लेनेशन में कहा है इन रिस्पेक्ट टू एनी लॉ, यानी कि वफाकी कानून है तो वो में से शूरा पार्लियामेंट होगी, सूबाई कानून है तो वो जो सूबाई असेंबली है वो। ठीक है। अच्छा, आगे है राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस सारी बातों में ना सिनेरियो में ये बात की कि ये राइट खत्म नहीं किया जा सकते, हाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट लगाई है तो वो लगेगी। ठीक।